हेलो एवरीवन, बेटा सबको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Good morning, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग शालिनी। Good evening, sir. गुड इवनिंग सोनाक्षी बेटा। चलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा एक बात मुझे क्लियर करो, क्या तुम सबको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. शालिनी आई एम गुड। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग तनिष्का। गुड इवनिंग कनिका। वो भाई साहब इतने सारे मैसेज आ गए। ऋत्विका गुड इवनिंग। अश्मिता, ऋत्विका गुड इवनिंग बेटा। तनिष्का गुड इवनिंग। पल्लवी, प्रतिभा गुड इवनिंग बेटा। अश्मिता गुड इवनिंग। गायत्री, प्रतिभा आई एम गुड। शालिनी गुड इवनिंग। तनिष्का अगेन शेयरिंग डे। ऋत्विका ओके। गायत्री आई एम फाइन बेटा। आंचल गुड इवनिंग। हरमन गुड इवनिंग बेटा। उज्जवल गुड इवनिंग। हाँ प्रतिभा, एक हफ्ते बाद। मीनाक्षी गुड इवनिंग। तनिष्का गुड इवनिंग बेटा। अस्मिता, कोमल, कनिका, सिमरन गुड इवनिंग। खेमलता गुड इवनिंग बेटा। तनिष्का गुड इवनिंग। दीपिका गुड इवनिंग। जिज्ञासा, प्रतिभा गुड इवनिंग बेटा। अच्छा चलो ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। जिसका नाम रह गया तो सॉरी फॉर दैट। और मुझे बताओ लास्ट टॉपिक क्या था, हम लोग अपना स्टार्ट करें, ठीक है? सृजल, जतिन गुड इवनिंग बेटा। पायल, योगिता, शालिनी, सृजल, शिवानी, अस्मिता, कनिका, गुड इवनिंग बेटा। एक सेकंड रुकना बस। हाँ बा। अरे भाई बस करो। वंशिका, पल्लवी, तनिष्का, दीक्षा, पायल, जतिन, तनिष्का आई एम गुड। ओशियन गुड इवनिंग बेटा। दीक्ष एक साल बाद, हाँ सही कह रहे हो। श्रेया गुड इवनिंग बेटा। सृजल, पायल, नाइस वॉच। वॉच अच्छा, ये वॉच ठीक है। थैंक यू प्रतिभा। यार ऋत्विका, मैं हम अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से ही करा मैंने। आशु सर ने मेरे लैपटॉप से क्लास ली थी तो उनका नाम इसलिए आ रहा था क्योंकि उन्होंने अपने जूम वाले से लॉगिन कर लिया था। तनिष्का थैंक यू। अस्मिता गुड इवनिंग। अब्बास रुक जाओ ऋत्विका, रुक जाओ। अब सुनो मेरी बात। बेटा मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट कर लिया था। सो दैट आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें चैप्टर की, Yes, गुड sir. इवनिंग, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है ना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके रितवा। तो बेटा देखो, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? तो अपने लोग क्या पढ़ रहे थे? डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक 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 बिहेवियर, फिर मैग्नेटिक नेचर, ठीक है? मैग्नेटिक नेचर पढ़ेंगे एंड कुछ अदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। या फिर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग K2Cr2O4 और फिर KMnO4 पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंड हम लोग क्या करेंगे? KMnO4 को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो भाई, ठीक है प्रतिभा, देखते हैं यार। देखो अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि फिर टाइम चला जाएगा, है ना? तो लास्ट में देखते हैं, टाइम बचा तो कर देंगे, ठीक है? चलो, तो आप क्या करो, हेडिंग डालो। हम लोग पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक नेचर, कुछ भी आप डाल दो, ठीक है? तो आप हेडिंग डालो। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, एक ही बात। आप कुछ भी लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक नेचर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बेटा। एक अपने पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? फॉर्मूला अपने पास है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में एन एंड एन प्लस का 2। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ठीक है? और ये जो म्यू है, म्यू क्या है? म्यू को ही हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है?
Yes, sir. का बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो म्यू है इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, और म्यू क्या है, म्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। अब बात सुनो, अगर मान लो कभी भी ऐसा होता है बेटा कि म्यू की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले तो समझो एन क्या है यहाँ पे। सॉरी बेटा, भैया जुकाम बहुत तेज हो गया। देखो ये जो n है ये क्या है, ठीक है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं n इज इक्वल टू, तो n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात है n की, ठीक है। और अगर ये जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम लोग म्यू की वैल्यू बेटा 0 ले आए, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग डायामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमारी म्यू की वैल्यू बेटा 0 नहीं आती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो दो टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर होंगे, या तो मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक होगा, या तो मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब कौन सा मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ये हम एक एक करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि भाई बताओ कि आपका जो Fe2+ आयन है, Fe2+ आयन, ये आपका पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायमैग्नेटिक है। थैंक यू दीक्षा। ठीक है, Fe2+ अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, ये आपका डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो देखो भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तुम्हें ध्यान होगा हमने तुम्हें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज सबकी ट्रिक बता के तुम्हें याद करवाया था, याद है आपको, ठीक है। तो हमने कैसे याद करा था 3D सीरीज को, शक्ति भी कर मन पे, यानी कि छठे नंबर पे आ रहा है दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3D6 एंड 4s2। तो जब आप Fe2+ का लिखोगे दैट मीन क्या हुआ कि 3D कितना हो जाएगा 6 और 4s कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें ये देखना है बेटा, अस्मिता गुड, ठीक है। अब हमें ये देखना है डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेड का मतलब जो पेयर ना हो। देखो डी को अगर आप फिल करोगे, ये हो गया 4s, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन हुन रूल के अकॉर्डिंग कैसे भरेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, बताओ, 4, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार बताओ अगर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो क्या कभी म्यू 0 आ सकता है, म्यू 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे n की वैल्यू ही नहीं होती, या फिर n आपका 0 होता, तब मॉलिक्यूल आपका कैसा होता, तब आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता। बट यहाँ पे क्योंकि n की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए मॉलिक्यूल आपका 0 नहीं होगा। और लिखा हुआ है अगर आपका म्यू 0 नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये तो हमने यहीं से पता कर लिया कि ये कैसा है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भैया म्यू की वैल्यू बताओ, म्यू की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, अगर वो आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, कौन सा वाला, म्यू इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n+2, ठीक है। अब पहले तुम्हें क्या करते हैं यार, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने का एक तुम्हें दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम सबको क्या है कि तुम लोगों को अंडर रूट सॉल्व करना आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह सब तुमने पढ़ रखा है, पर तुम्हें इसके एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, देखो अगर मान लो अपने पास बेटा कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट a प्लस माइनस बी, ठीक है, a प्लस माइनस बी। प्लस माइनस का मतलब अगर आप ऐड करोगे तो प्लस वाला साइन यूज करोगे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वाला साइन यूज करोगे। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है a प्लस माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a प्लस का b अपॉन में 2 रूट ए, b अपॉन में 2 रूट ए, इस, ठीक है। देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसे जरा फॉर एग्जांपल तो समझा के दिखाते हैं। तुम्हें ये फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, क्या, जैसे मान लो अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 4 निकल के आई थी। तो अगर हम लिखें म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n की वैल्यू 4 डालो, तो लिखो 4, हम लिखो 4 प्लस का 2, कितना हो गया बेटा, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 6 4 का कितना हो गया 24। तो एक बात बताओ मुझे, अब हमें रूट 24 सॉल्व करना है, तो रूट 24 को इस वाले फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे, देखो जरा, क्या हम लोग रूट 24 को 25 माइनस 1 नहीं लिख सकते? Yes, sir. Yes, sir. भाई तुमने अलजेब्रा तो पढ़ी है, तो अगर हम 24 को 25 माइनस 1 लिख दे कोई प्रॉब्लम है?
तो ये कौन सा प्लस वाला साइन अब आप यूज नहीं करो, कौन सा करोगे, माइनस वाला। तो फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ए का मतलब रूट 25, क्योंकि इसे हम ए मान रहे हैं, इसे हम मान रहे हैं बी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी का मतलब 1 अपॉन में 2 इंटू रूट ए मतलब 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 5, ये आ जाएगा अपने पास 1, और ये आ जाएगा 2 इंटू 5। तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 50, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 10, और हम लिख सकते हैं इसे 4.9। तो क्या म्यू आपका इतना ही आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो अगर आपको बेटा म्यू कैलकुलेट करना पड़ गया तो आप म्यू को इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमसे मॉलिक्यूल में सिर्फ ये पूछा जाता, अस्मिता ओके ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बता दोगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक ही होगा, और अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक हो सकता है। लेकिन अगर तुमसे म्यू कैलकुलेट करवाएगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके म्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इतना जल्दी से नोट करो। Done, sir. Sir, done. इतना करो तुम लोग, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो हो गया बेटा इतना सबका? So 1 second. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नोट कर लो। जतिन, पुराने बच्चे का आज नहीं दिख रहे हैं, पुराने मतलब ऐसे तो दिख रहा है। आकाश नहीं आया क्या आज? ऋत्विका तो आई है, Done, sir. अस्मिता डन, ऋत्विका भी है, शिवजाली तो सब अपने बच्चे को आए हुए हैं, ठीक है। दीक्षा भी है, चलो ठीक है, प्रतिभा भी है। अच्छा बीमार है वो, चलो कोई बात नहीं। देखो अब जैसे Fe2+ का आपने अगर निकाल लिया है, हमने तुम्हें समझा दिया। अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार फिर से समझा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तुम क्या करो, Fe3+ का मुझे निकाल के बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ Fe3+ आयन, ठीक है। आप बताओ Fe3+ जो है 3+, Fe3+, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और इसका म्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से सभी लोग, ठीक है। आपको वही करना है। आप क्या करो, यहाँ पे Fe लिखो, F का कितना होता है 3d6 एंड 4s2 होता है। और जब Fe3+ करोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब क्या बचेगा 3d5 4s2। और क्योंकि हुंड रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5। अब n की वैल्यू 5 पुट करो और म्यू निकालो कितना आ रहा है। दीक्षा बेटा डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, डायमैग्नेटिक तो तब होगा, दीक्षा सुनो मेरी बात, डायमैग्नेटिक तब होगा जब n की वैल्यू 0 आए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो। बट यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो 5 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा है, 0 कैसे है? ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। कोमल सही है, पैरामैग्नेटिक तो दिख ही रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फिर से ट्राई करो, इसकी म्यू की वैल्यू निकालो। 1 सेकंड रुको, भी आता है। भाई ऋत्विका का आंसर आ गया, क्या और किसी बच्चे का आंसर आया है? अस्मिता और ऋत्विका का आंसर आ चुका है। तनिष्का पैरामैग्नेटिक है, वो तो मतलब एन, ये तो यहीं से पता चल गया बेटा, ठीक है। एन क्योंकि है, एन की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, एन 0 नहीं है, अगर एन 0 नहीं है तो आपका ये पैरामैग्नेटिक हो, ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो बिल्कुल ही फंडा आपका क्लियर है। अच्छा ठीक है, और आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं यार। प्रतिभा 7.1 सही आंसर नहीं है, दीक्षा का आंसर सही है, शैफाली बेटा नहीं, गलत आंसर है, जतिन सही आंसर, गायत्री गलत आंसर है, शालिनी आंसर सही है।
भाई देखो, आप जब फॉर्मूला लगाओगे म्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट में n, एंड क्या लिखोगे n प्लस का 2, यही तो फॉर्मूला लगाओगे। नहीं ऋत्विका आपका सही है, मैंने देखा नहीं आप कभी, ठीक है, और हमने तो तुम्हारा पहले ही बोल दिया था बेटा, सही है। देखो म्यू इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट n प्लस का 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें म्यू इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो आप लिखोगे 5 एंड लिखोगे 5 प्लस का 2, 5 प्लस 2 7, 7 5 35, यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आ गई बेटा, अंडर रूट 35। अब हमें क्या करना है, रूट 35 को सॉल्व करना है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते रूट 35 को अगर हम अलग से सॉल्व कर लें, यहाँ पे देखो रूट 35 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 10, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, रूट 25 प्लस का 10 अपॉन में 2 रूट 25, यही तो होगा, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया 5 प्लस का 10 अपॉन में 10, 10 5 जा कितना होगा 50 प्लस का 10 दैट इज 60 अपॉन में 10, 60 अपॉन में 6 दैट इज 6। तो जिन बच्चों का आंसर 5.9 अप्रॉक्स आ रहा है या 6.0 के आसपास आ रहा है, उनका सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। 5.9 और 6 आंसर इसका बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका 6 आंसर आ जाएगा, और वी कैन से दैट 5.9, ठीक है। 5.9 और 6 आप बोल सकते हो इसका आंसर, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है प्रतिभा, बिल्कुल सही कर सकते हैं हम, ऋत्विका वही बोल रहे हैं, ठीक है। आप इसे अप्रोक्सीमेटली 36 पे मान सकते थे, 36 मान के करते सीधे 6 आ जाता है ना। देखो यार अलजेब्रा एक ऐसी चीज है जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देती है, ठीक है, तो कैसे भी तोड़ फोड़ के तुम लोग निकाल सकते हो। ओके मीनाक्षी आपका भी सही है, कोमल आपका भी सही है। चलो भाई, अगर ये सबने निकाल लिया है तो अगला वाला क्वेश्चन लिखो, CO3+, कोबाल्ट 3+ का आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और आपको ये भी बताना है मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, जल्दी से करो। अच्छा ओके दीक्षा, कहाँ पे, अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे 4s0 होगा, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कर लो भाई जल्दी से। क्या पूछ रहे हो बेटा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, बट हम उसे कोई मतलब लाइक, मतलब ऐसे शौक में है, लाइक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई। तुमने कहाँ देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, नाम नहीं बता सकते बेटा, नाम बताएंगे तो ये लोग सोचेंगे हम प्रमोशन कर रहे हैं अपना, तो नाम नहीं बता। चलो भाई CO3+ का निकालो, अस्मिता का आंसर आ चुका है, और लोग बताओ। प्रतिभा का आंसर आ गया, शिवानी का आंसर आ गया, ऋत्विका, शिवानी, प्रतिभा, दीक्षा, इन सब का आंसर आ चुका है। अश्मिता भाई देखो, अभी किसने दिया है, सृजल का भी आ गया, शक्ति भी कर मन फेंको, यानी कि 7 आ रहा है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि 3D7, मतलब इसका नहीं है 3D7 सॉरी, अगर हम सिर्फ कोबाल्ट का लिखें, ठीक है, सिर्फ कोबाल्ट का, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3D7 एंड 4s2, और 3+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितना बचेगा, बचेगा बेटा 3D6 बचेगा, 4s0। और 3D6 में अगर आप D को भरोगे तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू यार 4 आ जाती है, ठीक है बेटा, उज्जवल शेफाली सही है आपका आंसर, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 आती है तो आपको क्या करना है, पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक है, यहीं से पता चल गया, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्या है,
ये आपका पैरामैग्नेटिक। और दूसरी चीज ये है, अगर म्यू निकालेंगे, क्यों n इजल टू 4 के लिए म्यू तो निकाल ही चुके हैं, पीछे देखो आ गया, ये रहा, देखो n इजल टू 4 आया था ना यहाँ पे, 4 के 24 और 24 के लिए निकाल चुके हैं 4.9, तो यहाँ के लिए म्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना 4.9। ठीक है, तो जिन बच्चों, अभी तक सारे बच्चों ने आंसर सही दिया, अस्मिता, गायत्री, सबने सही, ठीक है, शेफाली, उज्ज्वल, सबने ही सही दिया इसका आंसर। चलो भाई, अगर आपका ये वाला हो जाता है तो तनिष्का, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करोगे आप लिखो Ni2 प्लस, Ni2 प्लस, Ni2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के मुझे दिखाओ कितना होगा। शालिनी सही है, तनिष्का आप करो। Ni2 प्लस का बताओ बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करो। Ni2 प्लस का बताओ कितना आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, और डाया की पैरा। अस्मिता, राघव, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ, म्यू की कितनी है, म्यू की वैल्यू निकालो और बताओ कितनी आ रही है। भाई देखो, जो निकल होता है एनआई का कितना होता है, एनआई का होता है 3d8 4s2, ये होता है एनआई का। बट क्योंकि यहाँ पे Ni2 प्लस है तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3d8 एंड 4s0। और 3d8 की अगर बात करें तो बेटा, चाहे अगर तुम डी में 8 इलेक्ट्रॉन भी भरोगे, फिर भी अपने पास इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू तो अभी आ रही है ना 2, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2। और अगर N2 है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मॉलिक्यूल आपका हो गया पैरा मतलब पैरामैग्नेटिक। और म्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n प्लस का 2। तो भाई बताओ, मतलब सही है, 2.8 2.9 सबका आ रहा है, 2.9 के अप्रॉक्स, ठीक है। मतलब तुम लोगों को निकालना आ गया कि नहीं आ गया। Yes, मुझे एक sir. चीज करो, क्या बेटा आप लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हो, या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर कैलकुलेटर से बता रहे हो, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हो। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. चलो, तो अब हम एक तुम्हें मॉलिक्यूल और देंगे, उसका तुम और निकाल के दिखा दो, तो हम मान जाएंगे कि हाँ तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल आता है। ठीक है, देखो, इसका तुम लोगों ने निकाल ही लिया होगा। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना जरा, आप मैसेज करना बंद करो। है ना, इजी है, बस बहुत अच्छी बात है, बस तुम्हें इजी लगना चाहिए। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे जो हम 2 पुट करेंगे, तो 2 और 2 प्लस का 2, तो 4 और 2 प्लस 2 4, 4 2 का कितना हो जाएगा 8, 4 2 हो जाएगा 8। तो ये तो आप ऐसे लिख दो, है ना, अप्रोक्सीमेटली म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.9, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, एक तो तुम्हें क्या करना है, के MnO4 मॉलिक्यूल में, के MnO4 मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हें Mn का बताना है। ये पूरा मॉलिक्यूल, पहले तो तुम ये बताओ, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है आपको बताना है कि कैसा है, पैरा और डाया। एक सेकंड बेटा रुकना, ओशियन, ठीक है, पैरा और डाया बताना है। और दूसरी बात, इसके लिए म्यू कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, के MnO4 के अंदर, चलो एक बार ये देख लो, देन उसके बाद के MnO4 में बताओ पूरा मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होगा कि डाया होगा, और उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होगी। बारिश हो रही है तुम लोगों के यहाँ, चंगू मंगू, चंगू मंगू। तनिष्का का यार आंसर आ चुका है, तनिष्का ठाकुर, कोमल डायमैग्नेटिक, ओके। तनिष्का, बाकी लोग बता दे फिर बताते हैं, ठीक है। दीक्षा, तनिष्का, सबने आंसर दे दिया। 3 4 दिन से बारिश हो रही है, यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही है।
भाई बहुत सारे बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, बहुत सारे बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से करो, मुझे बताओ KMnO4 मॉलिक्यूल कैसा है, पैरा है कि डाया है, और दूसरी बात आप बताओ इसका म्यू कितना होगा, म्यू की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आए। ठीक है, अरे भैया तुम लोगों को किसने बता दिया व्लॉगिंग चैनल? मीनाक्षी ओके बेटा, पायल, दीक्षा, प्रतिभा, ठीक है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मिल जाएगा बस, इससे ज्यादा क्या बताएं। यार कुछ बच्चों ने म्यू निकाल भी लिया, कुछ बच्चों का म्यू अभी नहीं आ रहा है। चलो भाई, देखो यार, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, KMnO4 मॉलिक्यूल के अंदर Mn का, मेटल का, सेंट्रल मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। कैसे निकालेंगे बेटा, ये हो गया प्लस, ये +1, ये हो गया x, और ये हो गया 4 टू द माइनस का क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ बच्चों ने दे भी दिया आंसर, है ना, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गया, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें आता है ना तो बहुत अच्छी बात है। तो x इक्वल टू माइनस के 8 उधर जाएगा प्लस का 8, 8 में से बन गया कितना आ जाएगा +7। तो भाई यहाँ पे जो Mn है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 में, ठीक है। अगर Mn तुम्हारा +7 में है तो जरा देखना, 3D सीरीज की बात हो रही, तो शक्ति विकर्मन यानी कि 3d5 4s2, भैया Mn जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। और अगर तुमसे पूछ क्या रहा, कह रहा Mn +7 का बताओ, तो +7 का मतलब आउटर मोस्ट शेल से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब यार 7 ही तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 7 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 5 इधर 5 ये हो गए, तो ये हो गए 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, और सातों अगर तुम बाहर निकाल लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3D में कितना आ जाएंगे, 3D में आ जाएंगे 0, 4s में आ जाएगा 0, समझे? Yes, sir. हाँ 3D 0 4s 0, ओके अस्मिता। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेटा n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, n एक भी है ही नहीं। अब जब तुम म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे तो √n+2, तो बेटा यहाँ पे म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आपका 0 आ जाएगा। तो अगर तुम्हारा म्यू 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। क्या बात क्लियर हुई कि कैसे पता करोगे कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो इट इज अ डायमैग्नेटिक, डाया, ठीक, समझ में आ गया ना। अच्छा एक मॉलिक्यूल और इसी बात पे उठा लो, फिर चला जाए आगे, K2Cr2O7, इसमें बेटा और बता दो कि ये मॉलिक्यूल तुम्हारा डाया है कि पैरा है, फिर आगे चलो। बच्चों का आंसर आने लग गया, ऋत्विका और कोमल का आंसर आ गया है, और लोग बताओ, अस्मिता का भी आंसर आ गया है, कोमल का भी आंसर आ गया, शैफाली का आंसर आ गया है, दीक्षा ने बता दिया, और बताओ। कनिका ने भी आंसर दे दिया, और लोग बताओ बेटा, सब लोग बोलो। ठीक है, मीनाक्षी, दीक्षा, सबने आंसर दे दिया, है ना, समझ में आ गया तुम लोगों को। तो कहने का मतलब यार ये है कि यहाँ पे जब तुम
Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो भाई +2 और ये कितना हो गया 7 2 14, तो माइनस का 14 प्लस का 2 कितना है 12 और 12/2 कितना आ गया 6, यानी कि क्रोमियम यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में। तो भैया क्रोमियम +6 में है, और क्रोमियम का अगर आप जनरली लिखते हो तो कितना होता है 3d5 4s1, यही तो होता है। +6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 3d0 4s0। तो भाई एक बार बताओ मुझे, ठीक है बेटा, अरे शालिनी जब म्यू एन की वैल्यू 0 है तो तुम्हारा 6.0 कैसे आ जाएगा आंसर? शालिनी गलत हो गया आंसर। देखो बेटा जब डी में 0 है दैट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही, नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यार इसके पास। इसके पास तो आउट ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो n 0 है। और अगर आपका n 0 का तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा √ में n+2 तो ये भी तो 0 हो गया ना, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक Yes, है, sir. तो मॉलिक्यूल आपका कैसा हो गया डायामैग्नेटिक। मुझे पहले क्लियर करो, क्या तुम लोगों को इतनी बात बिल्कुल पक्की पक्की समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपसे देखो तुम्हें बता दें ये यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपसे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा डीएनएफ ब्लॉक में तो वो दो चीजें हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वो हमने तुम्हें ट्रिक भी बता रखी है कैसे याद रखनी है, ठीक है। दूसरा तुम्हें क्या करना है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये तुमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना। नहीं अब नहीं, अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए का, ठीक है, अब आगे फिर बढ़ नहीं पाएगा, आज का लेक्चर यहीं में हो जाएगा, ठीक है। बस हमने इतने क्वेश्चन इसलिए कराए सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम जल्दबाजी में चाहते करा सकते थे, बट मेरा ये था कि तुम्हें समझ में आना चाहिए अच्छे से। चलो अगर इतना हो गया तो आप हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अच्छा स्मिता तुम्हें मिल गया चैनल? मुझे ये नहीं पता कैसे मिला, हमें नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही एक बार जेई वाले बच्चे सडनली हमसे बोले सर आप ब्लॉग बनाते हैं, अब हम एकदम शांत, हमने कहा नहीं तो यार, मतलब उनके सामने मतलब क्या बोलते हैं, तो बच्चों ने ढूंढ लिया पता नहीं कैसे कैसे, भाई आज यहाँ यही कर सकते हैं। हाँ मुझे पता है कहाँ मिला। चलो हमने कब रिवील किया था यार, मैंने तो नहीं करा था। चलो खैर, तो अब आ जाओ वापस, तुम लोग पढ़ते पढ़ते वहां पहुंच गए, इधर आ जाओ। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होता है? चलो अच्छा ठीक है, अब आ जाओ वापस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, पहले तो बेटा ये बताओ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये आप लोगों को क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ। Yes, sir. अच्छा तो हो सकता है बता दिया। देखो यार कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, NH3, बात सुनो, इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, बिल्कुल सही लेती है। देखो ओके ओके भैया बस आ जाओ इधर। अगर हम बात करें NH3 की यार, तो NH3 कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जितनी वैलेंसी वो उतने ही बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन का आउटर शेल में कितने एटॉमिक नंबर होता है 7, क्या लिखते थे 2,5। तो अगर 5 को देखोगे तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 - 5 दैट इज 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही तो है, तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट जितनी उसकी वैलेंसी उतने ही बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं Compound. कंपाउंड। तो ये क्या है, कंपाउंड है। अच्छा वंशिका, चलो देखो, और अगर तुमने इसे क्या करा बेटा, इसे अगर तुम बेस दिखा दो, बेस, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा NH4 पॉजिटिव, मतलब अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना लेगा, दैट इज कोवैलेंसी। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसकी क्या बोली जाती है, उसे बोलते हैं उसकी कोवैलेंसी, ठीक है। तो कोवैलेंसी जो है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी कोवैलेंसी में है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही शिवानी, ठीक है, प्रतिभा बिल्कुल सही, तो उसे हम लोग उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हमें पता है कंपाउंड क्या तो कॉम्प्लेक्स होता है।
तो बात यह है कि ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की चादर से पैर बाहर निकाला, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, लिखो मेरे साथ, लिखो लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, साथ में लिखना बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे समझाने वाला वो बता देंगे, ठीक है। लिखो हैव टेंडेंसी टू फॉर्म, have tendency to form large number of complexes due to, लिखो ड्यू टू, एक तो इनका साइज स्मॉल होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ा जल्दी में लिखना है तो राइटिंग को थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज, दूसरी बात हाई आयनिक चार्ज, इन पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो हम अभी देख ही चुके, +7 तक बनाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनके पास अवेलेबिलिटी होती है, ऑफ डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, पहला तो अपने पास है बेटा K4 FeCN6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कई सारे हैं, कुछ भी लिख लो, CuNH3 का होल 4 एंड SO4। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो CuH2O का होल 4 एंड SO4 डॉट H2O। चौथा लिखो AgNH3 का होल ट्वाइस एंड Cl। Yes, sir. इतना आप लिखो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में इतनी बात आप नोट कर दो जल्दी से। Done, sir. सबका हो गया ना? No, sir. कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ लिगेंड है बेटा, हम उस चीज को खींचना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना। अच्छा तो चलो, Done, sir. क्योंकि यहीं से तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है एक्चुअल में जो तुम देख रहे हो, बट वो अलग चैप्टर है, तो है ना, ज्यादा घिचपिच हो जाएगी, टाइम ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे बेटा, हेक्सासाइनो आयरन 3 प्लेट, ठीक है। पढ़ा रहे हैं ना, अरे तो बहुत अच्छी बात, ओके पायल, चलो बेटा ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ठीक है, हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, कलर्ड आयन, हेडिंग डाल दो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। चलो ऋतिका, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। पहले तो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कलर कब एमिट करेगा, सुन लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बोरॉन की, या फिर BH3 मॉलिक्यूल में जो बोरॉन है उसकी, ठीक है, तो बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अगर आप इसे लिखो, क्या लिखोगे, 1s 2s एंड 2p, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इस वाले मॉलिक्यूल में देखें तो बेटा यहाँ पे s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और p में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड मतलब जो पेयर नहीं है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये यहाँ पे 1 है, वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे बोरॉन तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही, इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर बोरॉन अपना स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, बॉन्डिंग करना चाहेगा, तो क्या करेगा, अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके क्या करेगा, हायर शेल में भेजेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए,
और एक्साइटेड से वापस से ग्राउंड स्टेट में आए तब वो कलर को एमिट करता है। बिल्कुल सही सैफ वाली, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, अगर ये क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तब ये क्या करेगा, कलर का एमिशन करता है। इसी चीज को बोलते हैं कलर। हमें जो भी कलर दिखते हैं वो यही है। तो यहाँ पे हम तुम्हें बना के दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास है एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पे लिख लो अपने पास क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक, मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ था, ग्राउंड स्टेट में। हमने क्या करा, हमने इसे बेटा एनर्जी दी। हमने क्या दिया इसे, एनर्जी। ठीक है, सॉरी बेटा, जुकाम नहीं सही हो रहा मेरा। देखो, अगर हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा। हम कह रहे हैं कि अगर हम इसे क्या करें, एनर्जी दे दें, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कूद के कहां पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइटेड स्टेट से कहां पे आ गया, ग्राउंड स्टेट में, तब ये क्या करेगा, तब ये एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वही रेडिएशन क्या होगा, कलर होगा। सही है रितिका? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, किसी ना किसी वेवलेंथ की, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, किसी ना किसी वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी एमिटेड। और वही एनर्जी एमिटेड जो होगी वही क्या होगा, आपका कलर होगा, COLOUR। मेरी बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आए, तब वो क्या करेगा, कलर को एमिट करेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसे यार एनर्जी दोगे तो ये किसी ना किसी वेवलेंथ की एनर्जी लेके जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो अगेन ये किसी ना किसी वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करेगा। तो इसी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक आर्किटेक्ट कलर व्हील बनाया। ठीक है, क्या बनाया, आर्किटेक्ट कलर व्हील। क्या होता है समझाते हैं, देखो। आर्किटेक्ट कलर व्हील का मतलब क्या है, अगर हम जैसे यहाँ पे लिख दें VVGYOR, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं और पास पास लिखते हो, VVGYOR, ठीक है। तो इसके बीच में क्या करो, ऐसे पार्टीशन कर दो, ऐसे ऐसे एक पार्टीशन, ठीक है, एक पार्टीशन ऐसे कर दो, और एक पार्टीशन कर दो ऐसे। सुनते रहना बहुत ध्यान से बेटा। अब मान लो, नहीं न्यूटन में हाइगेंस नहीं थे, इनका नाम ही यार आर्किटेक्ट ही था। ठीक है, आर्किटेक्ट कलर व्हील उन्हीं के नाम पे तो पड़ा है। अब मेरी बात सुनो, अब होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना। अगर बेटा इस इलेक्ट्रॉन को तुमने ये जो एनर्जी दी है, बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे जब तुम्हें एक्साइट कराना है तो तुम इसे एनर्जी दोगे। तो तुमने जो एनर्जी दी है, अगर मान लो वो वॉयलेट कलर की है, ठीक है, अगर तुमने इसे वॉयलेट कलर की एनर्जी दी, तो जब ये वापस से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इसके सामने वाला यानी कि क्या करेगा, येलो कलर की वेवलेंथ को एमिट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये क्या करेगा, ये येलो कलर की एनर्जी को एमिट करेगा। सिमिलरली अगर इसे तुमने क्या करा, ब्लू कलर की एनर्जी दी, तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर। ऐसे ही अगर तुमने इसे रेड कलर की एनर्जी दी एक्साइट कराने के लिए, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, ग्रीन। ग्रीन कलर का। समझ रहे हो बेटा? Yes, मान sir. लो अगर आपने इसे रेड और वॉयलेट कलर की इसे आपने एनर्जी दी, तो ये आपको कैसा दिखेगा, Yellow. Yellow and green. ये आपको येलो ग्रीन कलर का दिखेगा। मान लो अगर तुमने क्या करा, इसे तुमने वॉयलेट और ब्लू कलर की, से तुमने क्या करा, वेवलेंथ कैसा दिखेगा तुम्हें, ऑरेंज और Yellow. समझ गए क्या चक्कर चल रहा है, सब हिसाब किताब क्लियर हुआ? Yes, sir. एक्चुअल में हमें जो कलर्स दिखते हैं वो इस वजह से दिखते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो उसने क्या करा, वॉयलेट कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हुआ, तो जब वो तुम्हें जो कलर दिखाएगा वो कौन सा दिखाएगा, येलो। सिमिलरली अगर तुमने उसे येलो कलर की एनर्जी दी, तो कैसा दिखाएगा तुम्हें, वॉयलेट कलर। समझ गया बेटा? यार क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? एक बार बता दो सब लोग। Yes, sir. अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। पायल नहीं आया बेटा? इंडिगो आई नहीं होता, आई नहीं आता इसमें। अब मेरी बात सुनो, बात यह है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आई नहीं दिया, हम अपने पास से नहीं काट रहे हैं उसे, ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतने के लिए ही बताया, तो बस हम उतने के लिए बता रहे हैं। सिंपल सा है। तो तुम एक क्या करो, टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिखो वेवलेंथ, वेवलेंथ लिखो एब्जॉर्ब, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी जो तुम इसे दोगे, और लिखो यहाँ पे वेवलेंथ एमिट, वेवलेंथ
एमिट, एमिट मतलब जिस कलर का वो तुम्हें दिखेगा, एमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कलर, इसी चीज को तुम कलर बोल रहे हैं। तो भैया जरा देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, देखो जरा। ठीक है, अगर बेटा तुमने ऐसे क्या करा, वेवलेंथ ऑब्जर्व करवाई कौन सी, वॉयलेट कलर की, ठीक है, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, ये येलो कलर का दिखेगा। या चलो ऐसा करते हैं, येलो कलर ही बना देते हैं, है ना, तो कैसे दिखेगा, येलो कलर का, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ये रेड कलर की इसने वेवलेंथ दी, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का, तो ग्रीन को ग्रीन ही रहने दो, ठीक है। अगर तुमने ऐसे ब्लू कलर की वेवलेंथ दी, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की, कैसा दिखेगा तुम्हें, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज है नहीं तो रेड लिखे दे रहे, ठीक है, दिखेगा ऑरेंज कलर का, ठीक है। और अगर तुमने इसे मान लो रेड वॉयलेट दे दी, ठीक है, अगर तुमने इसे क्या करा, इसे तुमने अगर रेड वॉयलेट दे दिया, रेड वॉयलेट, कैसे दिखेगा तुम्हें, येलो ग्रीन दिखेगा, ये दिखेगा येलो ग्रीन। समझाओ यार, इतना क्लियर है। Yes, sir. चलो भाई, ओके तनिष्का, नोट कर लो बेटा सब लोग, और अपने माइंड में एक बात रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो तुम उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाफ फील्ड लिगेंड, ये सब पढ़ोगे। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा कि लाइक अगर इस वाले कंपाउंड ने इस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की तो कैसा दिखेगा, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन यहीं से होंगे, और हो सकता है मैम भी तुम्हें कोऑर्डिनेशन में शायद पढ़ाए वो टॉपिक, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, सो दैट तुम्हारे क्वेश्चन जो है होते जाए। ऋतिका, ऐसा लग रहा है हमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा अगली Done, हेडिंग, sir. ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, यार वो मेरी बात सुनो, कलर ब्लाइंडनेस तो बेटा वो हमारी ह्यूमन डिजीज है ना, समझो बात। वो तो ये जो हमने तुम्हें समझाया ये नेचुरल फिनोमिना है, ये ऐसा एक्चुअल में होता है, ठीक है। और जो आप कलर ब्लाइंडनेस बता रहे हो वो तो ह्यूमन मतलब एक बीमारी हो गई एक तरीके से, कि अगर हमारे वो कुछ होता है, यार आई डोंट नो हमें पूरा प्रोसेस, भैया बायोलॉजिकल टर्म मुझे इतना आते नहीं है, बट हाँ पता होता है कि रेटिना वगैरह पे कुछ ऐसा कुछ अजीब सा हो जाए, पता ही नहीं मुझे, तो उस वजह से ऐसा होता है, आप जो बता रहे हो, ठीक है। बट वो एक ह्यूमन डिजीज है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तो हेडिंग डालो इंटरस्टिशियल, हेडिंग डालो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। हाँ चलो लिखो इंटरस्टिशियल, अरे बस आ जाओ भाई, हाँ वो अब जो भी होता है तुम लोग उसे डिफाइन क्यों कर रहे हो, पूछा तुमने, आ जाओ इधर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, या फिर लिखो हाँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। चलो भाई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें तुम्हें क्या करना है, डेफिनेशन लिखो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, हमने तुम लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, ध्यान करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लोग नए नए थे एकदम से, तुम हमें नहीं जानते थे, हम तुम्हें नहीं जानते थे, है ना, पहला चैप्टर पढ़ा था सॉलिड स्टेट। तो हमने तुम्हें बताया था कि सॉलिड के बीच का जो गैप होता है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास रखे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं अगर ये जैसे बहुत पास पास रखे हैं, तब भी बेटा क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, Interstitial space. सॉरी इंटरस्टिशियल गैप, या फिर हम लोग वॉइड बोलते हैं, याद है, वॉइड। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो गैप देख रहे हो, ये गैप, ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये गैप, ये, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी गैप को हम लोग वॉइड या फिर हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री मेंटर किसने बनाया है, तुम लोगों ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया, क्यों, हमें तो बताया नहीं है केमिस्ट्री मेंटर, तुम लोग अपने आप से डिसाइड कर ली क्या, क्यों ऋतिका।
लिखो बेटा इसमें इंटरस्टी, हाँ वो वॉइड वगैरह, हाँ सही कह रहा हूँ, वो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, ठीक है। लिखो इसमें डेफिनेशन लिखो, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल अच्छा रिजल्ट मेंटर बनाया किसने, हम ये पूछा, तुमने बनाया मुझे। लिखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कंपाउंड्स, देखो फॉर्म, फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम, व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर trapped in the metal crystal lattice, metal crystal lattice, ठीक है। मतलब कि डी ब्लॉक के जो भी आपके मेटल हैं, इनके क्रिस्टल के बीच में जो गैप है, जिसे तुम इंटरस्टिशियल गैप या फिर वॉइड बोलते हो, उसमें अगर कोई छोटा एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आके बैठ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। बस यही है, इसके एग्जाम्पल आप लिख लो। लिखो एक तो अपने पास क्या हो गया बेटा, TiC हो गया, दूसरा लिखो एक हो गया अपने पास Ti और H1.7, ये कुछ कंपाउंड तो दो ही तीन है, बस तीन ही है, इन्हें आप याद कर लो। एक हो गया अपने पास Fe3CETC, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ोगे तब तो समझ आएगा इनका यूज क्या है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हेडिंग डालो बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। सर सेकंड वन क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है TiH, Ti मतलब टाइटेनियम, H मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का यहाँ पे मास लिखा है 1.7, ठीक है। सॉरी मास नहीं, रेशियो लिखा है, कंपोजिशन लिखा है उसका 1.7, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रॉपर्टीज में लिखो मेरा, पहली बात तो ये नॉन स्टैकोमेट्रिक होते हैं, कैसे होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। दूसरी बात वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तीसरी बात क्या है भैया, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, लिखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन प्योर मेटल, ठीक है। और चौथी बात बेटा आप लिखो, केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखो, रिटेन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। इतनी बात जल्दी से नोट करो और मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट। बताओ भाई कि इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, डू नॉट रिएक्ट, बिल्कुल सही। आकाश आया तो है क्या, कौन कह रहा था तबीयत खराब है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा अभी आए हो तो तुम भाई बहुत लेट हो गए। नॉन रिएक्टिव, नॉट एबल टू मूव और एक्ट, बिल्कुल सही गायत्री। तो मुझे ये बताओ इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हम ऐसे बता चुके हैं तुम लोगों को। ओके ऋत्विका बताओ जल्दी से, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है। मुस्कान, अच्छा तो जो पुराने बच्चों ने पता है, नए वाले बच्चों ने आंसर थोड़ा गलत दिया है। तनिष्का तुम्हें तो पता होना चाहिए बेटा। देखो यार, अगर आप कहते हो नोबल गैसेस तो मुझे आप चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। देखो अरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बता दिया, कुछ ही बच्चे जिन्होंने नहीं बता पाया वो कृपया करके सुन लें। बेटा देखो ग्रुप 18 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितनी गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है,
क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन। भैया जो रेडॉन है वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब एनर्जी को कंटिन्यू एमिट करता रहता है, इसे हटा दो। ठीक है सर, चलो ठीक है बेटा। ऋत्विका, नोबल मेटल्स, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन मेटल है, ये तो गैसेस हैं भाई। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? इधर देखो, रेडॉन तुम्हारा क्या रेडियो एक्टिव है। सिर्फ स्टार्टिंग की जो तीन होते हैं, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, सिर्फ बेटा इन्हीं को आप क्या बोलते हो? इनर्ट गैस बोलते हो। ठीक है, सबकी सब नोबल गैसेस हैं, बट इनर्ट गैसेस सिर्फ स्टार्टिंग की तीन होती हैं। हाँ ऋतु का, ठीक है, आपने गलत बोल दिया। मेरी बात सुनो, सिर्फ हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है वही तुम्हारी क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। बाकी सबके सब अगर तुमसे बोले इन सारी गैसेस को क्या बोलते हैं, तो ये नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर दोस्त जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इनर्ट गैसेस वो होती हैं जिनका कोई भी कंपाउंड अभी तक ना पाया गया हो। बट हम तुम्हें बता दें कि क्रिप्टॉन और जिनॉन के कंपाउंड पाए गए हैं। तुम लोगों ने क्लास 11th में एक्सी F6 पढ़ा होगा, एक्सी OF4 पढ़ा होगा, एक्सी O2F2 पढ़ा होगा। तो जिनॉन के जब कंपाउंड पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये नॉन रिएक्टिव थोड़े ना है, मतलब ये तो रिएक्टिव है। जब रिएक्टिव है तभी तो कंपाउंड पाया जा रहा है। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन ही ऐसे हैं जिनके नेचर में अभी तक एक भी कंपाउंड नहीं पाया गया। तो सिर्फ हीलियम, नियॉन और आर्गन को ही हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं। किसी को पता है कि जिनॉन का पहला कंपाउंड कौन सा पाया गया था? किसी को मालूम है कि जिनॉन जो है, हमें पता है कि जिनॉन तुम्हारा इनर्ट गैस नहीं है। अगर इनर्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? उसके कंपाउंड पाए गए होंगे। तो जिनॉन का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा पाया गया था, बता सकता है कोई? व्हाट वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जिनॉन? क्यों भाई, बताओ। कैमरा बहुत गंदा। वेल डन ऋत्विका, ठीक है। एक्जीपीटी F6, बिल्कुल सही बात है। जो तुम्हारा एक्जीपीटी F6 है, ये तुम्हारा पहला नोबल गैस कंपाउंड, या फिर क्या दो, ये तुम्हारा क्या है? बिल्कुल अश्मिता सृजल, बिल्कुल सही। ये तुम्हारा पहला इनर्ट गैस कंपाउंड है, जिसे डराइव किया गया था किससे? O2। ये हम बता चुके हैं क्या तुम लोगों को? ऐसा लग रहा है हम बता चुके हैं। Yes, sir. Yes, sir. भाई हम कहें थोड़ा सा याददाश्त वापस से आ रही। ये बता चुके हैं ना, ठीक है। सोचो कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देते तुम लोगों को, तुम लोग सुनते ही नहीं। चलो भाई, हो गए यहाँ तक? हाँ वही हम सोच रहे हैं, हम बता चुके हैं, है ना। अभी इतना स्ट्रेट Done, फॉरवर्ड sir. बराबर। बैक स्लाइड गायत्री, चलो नोट कर लो। हो गया बेटा? नील्स बार्टलेट, यस, बिल्कुल सही। चलो भाई, हाँ अब हेडिंग आप डालो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें या फिर क्या करें? डिक्रीज करें, ठीक है। तो बस वही है कैटालिटिक प्रॉपर्टी में। लिखो आप लोग, लिखो, देखो, मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compounds many of the, क्या लिखा? many of the transition element and their compounds, लिखो, shows catalytic properties and are used as catalyst, used as catalyst, लिखो, this is due to, this is due to ability of .
transition element. This is due to ability of transition element to pass from one oxidation state to another oxidation state. ठीक है। अच्छा, दूसरी बात लिखो एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जो आयरन है उसे आप यूज करते हो किसमें, हैवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो लिखो Fe is used as catalyst in the manufacture of ammonia in Haber's process. ठीक है। दूसरी पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, V2O5 in the manufacture of H2SO4 in contact process. तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, Ni in hydrogenation. बेटा हाइड्रोजनेशन जानते हो क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सृजल V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड नहीं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब जानते हो बेटा, Yes, sir. रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, और हम तुम्हें एक बात बताएं, जितने भी हाइड्रोजनेशन है उनके लिए तुम कैटलिस्ट कौन सा याद कर सकते हो, तुम्हें एक ग्रुप याद कराया था, याद है, निकम्मा पंडित पिटेगा। Yes, sir. Yes, sir. पंडित पिटेगा। कभी भी तुम्हें अगर हाइड्रोजनेशन कराना है और तुम्हें बेटा कैटलिस्ट याद नहीं आ रहा है, तो तुम ये वाला ग्रुप याद रखो, कौन सा, निकम्मा पंडित पिटेगा। ज्यादा 90% 95% जो हाइड्रोजनेशन है वो इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दी किससे बेटा, H2 से। H2 को हमने ऐसे लिख दिया, और उसके ऊपर क्या लिख दें, या तो आप Ni ले लो, या तो आप Pt ले लो, या तो आप Pd ले लो। इनकी प्रेजेंस में जनरली क्या होता है बेटा, हाइड्रोजनेशन होता है। तो भैया क्या होगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बस खत्म बात। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन समझ में आ गया। Yes, sir. हाइड्रोजनेशन का मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, निकम्मा पंडित पिटेगा, यानी कि NiPt Pd। लिख लो बेटा, इससे पहले कौन सी क्लास थी साइम मैम की, Yes, sir. Yes, sir. कैटालिटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते। दीक्षा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब कि जो भैया तुम्हारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे Fe2+ में भी रहता है, Fe3+ में भी रहता है। तो ये क्योंकि इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से मैंने एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका वेरियस, अगर एक ही टाइप की प्रॉपर्टी होती, Fe सिर्फ Fe2+ में है, तो Fe2+ की जो प्रॉपर्टी होती है हम सिर्फ वही तो स्टडी करते हैं, हम उसे सिर्फ Fe2+ की तरह यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, Mn जो है तुम्हारा मैग्नीज बेटा, वो 7 यानी कि +7 तक शो करता है। अभी के कौन सा था अपने पास कंपाउंड, KMnO4 में Mn+7 आ रहा था। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें क्या कहते हैं, वेरिएशन इतना ज्यादा होता है, इनके पास अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने का एक, क्या कहते हैं, क्या होता है यार, इनके पास एबिलिटी होती है, उस वजह से हम लोग इन्हें एज अ कैटलिस्ट यूज कर पाते हैं। ठीक है, बस यही है। ठीक, ठीक है देखिए, यहाँ तक हो गया बेटा सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ तक अगर हो गया, इसका बाद हेडिंग डालो एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, इसका बाद आप हेडिंग डालो एलॉय फॉर्मेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग इज एलॉय फॉर्मेशन।
क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके सृजन, ठीक है। अब इसका हेडिंग नाम डाल लो एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन, बेटा बताना जरा एलॉय क्या होते हैं? क्यों भाई, एलॉय क्या होते हैं? एलॉय पता है किसी को क्या होते हैं? अरे भैया अगर आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिला दो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय। हेलो। इसे हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि आज से 1 साल बाद, मतलब अपना नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को तैयार रहना, हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ 2 लेक्चर में ये तुम्हारा चैप्टर, अभी तक इसका एक ही लेक्चर हुआ था, आज हो गया दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर और लगेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ जतिन बिल्कुल सही, मोर देन वन फिजिकलिस्ट। अस्मिता क्या करें? ठीक है तनिष्का, बाय। चलो भाई ठीक है, इतना रखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। ठीक ऋतिका, ओके ऋतिका, बाय 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 बाय। आयुष बेटा Thank you, sir. बाय बेटा। Thank you, sir. Bye, sir. ईशा सुजल बाय बेटा, बाय। चलो ठीक है, तो मिलते हैं, ठीक है। कनिका बाय बेटा, Thank you. गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय। प्रतिभा बाय, सब लोग ठीक है, जाओ।